Welcome back, dear students, in this new video of Chemistry with Shashank. Today I am again here with new video and a new topic. So let's see what topic today we are going to cover. So आज का टॉपिक है थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ये एक एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक है, एनालिसिस की टेक्निक है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हो या सैम्पलिंग हो, उस टाइम पे हम इस मेथड को पढ़ते हैं और इसको करते हैं। इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला जो पार्ट होता है, जब हम R&D करते हैं, किसी सैम्पल का एनालिसिस करते हैं, उस टाइम पे हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। अगर आपके सिलेबस वाइज देखा जाए तो वी हैव व्हेन वी स्टडी अबाउट एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स, तो उस टाइम पे हम लोग इस टेक्निक को पढ़ते हैं। आजकल इस टेक्निक का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जैसे जैसे ऑटोमेशन आता जा रहा है इंडस्ट्रीज़ में, वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ मेथडोलॉजी, जिससे हम लोग का जो एनालिसिस होता है क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव वाइज, वो आपका बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स को आजकल R&D में बहुत ज़्यादा इंक्लूड किया जा रहा है, इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, सो एज़ टू रिड्यूस द टाइम आपका सैम्पलिंग का, साथ साथ एनालिसिस का, और आपका जो सेंसिटिविटी है, कैलिब्रेशन है, या फिर आपके जो पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ कैसे करी जाए आपका, कि उसके लिए हम लोग ऐसी टेक्निक्स को एनालाइज करते हैं। अच्छा, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कभी भी कैसी कोई एनालिसिस हो या कोई भी ऐसा कोई सैम्पलिंग टेक्निक अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल UV पढ़ रहे हैं, IR पढ़ रहे हैं, कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक है या फिर कोई भी हमारी एनालिटिकल टेक्निक है, उसके बारे में कभी भी पढ़ते हैं तो 3-4 पॉइंट्स हैं, उनमें हमें उस टॉपिक को कवर करना बहुत ज़रूरी है। आपके एग्ज़ाम्स में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट या राइट अबाउट एन इंस्ट्रूमेंटेशन, अगर ऐसा कोई भी नोट आता है लिखने के लिए, तो आपको किसी भी टेक्निक को आप पढ़ रहे हैं उसको 4-5 पॉइंट में अगर आप कवर करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो वो 4-5 पॉइंट क्या होते हैं? सबसे पहले तो एक ब्रीफ इंट्रो, वो डेफिनेशन, उस टेक्निक की डेफिनेशन क्या होती है, उस टेक्निक से क्या होता है, बेसिक होल 1 या 2 लाइन या 3 लाइन की एक डेफिनेशन जो उस टेक्निक को डिफाइन कर रहा है सिंपल लैंग्वेज में, आपको वो करना, लिखना ज़रूरी है। उसके बाद जब वो हो जाता है तो प्रिंसिपल बिहाइंड दैट टेक्निक। जब भी कोई भी टेक्निक डेवलप करी जाती है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई प्रिंसिपल होता है, जैसे कि UV के लिए बियर-लैम्बर्ट लॉ होती है, ऐसे करके अलग अलग टेक्निक्स के लिए अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं जो लाइक करते हैं। फॉर एग्जांपल क्रोमेटोग्राफी के लिए एड्जॉर्प्शन होता है, तो वो प्रिंसिपल, जो भी अंडरलाइंग प्रिंसिपल डिफाइनिंग दैट टेक्निक और जिसके बेसिस पे वो टेक्निक काम कर रही है, वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको प्रिंसिपल लिखना ही लिखना है। नेक्स्ट में आता है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्किंग। उसका इंस्ट्रूमेंटेशन कैसा है, उसके अंदर वो जो प्रिंसिपल है उसको वो वर्क कैसे करता है, कौन कौन से पार्ट्स हैं उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, क्या क्या चीज़ें हैं, सैंपल कहाँ पे डालते हैं, कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे एनालिसिस होता है, कहाँ पे रन होता है, वो सारी चीज़ें आपके इंस्ट्रूमेंटेशन कवर करता है। तो होल एंड सोल जो मशीनरी, जो फिजिकल कंपोनेंट्स आप देख रहे हो मशीन के अंदर के, वो क्या क्या हैं, सबका फंक्शन क्या है, कैसे प्रोसेस होता है, वो सारा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्किंग में आपको दिखाना ही दिखाना है। सो यू नीड टू मेंशन अबाउट दैट एज वेल। ठीक है, इसके बाद फाइनली आता है रिजल्ट एंड डिस्कशन। रिजल्ट या ऑब्जर्वेशन, आप फाइनली क्या देखने वाले हैं, क्या रिजल्ट होने वाला है, रिजल्ट आपका किस फॉर्म में होने वाला है, स्टैटिस्टिकल फॉर्म में होने वाला है, ग्राफिकल फॉर्म में होने वाला है, किसी ग्राफ की मदद से आप कोई कंपैरिजन कर रहे हो, कुछ डिक्रीज या कुछ इंक्रीज दिखा रहे हो, एब्जॉर्बेंस दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो, जो भी आपका इंटरप्रिटेशन है रिजल्ट का, इन्फ्रेंस है, वो आपको मेंशन करना ज़रूरी होता है। रिजल्ट में कोई फॉर्मूला बेस्ड है, उसको कैलकुलेशन कर रहे हो, रिजल्ट में सारे चीज़ें, कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस, स्टैटिस्टिक्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो भी कुछ है वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। और लास्ट पार्ट आपका होता है यूजेस एंड एप्लीकेशंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी मशीन बनाई गई है वो किसी ना किसी यूज़ के लिए बनाई गई होगी, तो उसका यूज़ क्या होता है, सो व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन, व्हाट आर दी वेयर वी कैन यूज़, कौन कौन सी फील्ड्स है उस पर हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमें मेंशन करना ज़रूरी है। अगर ये 5 पॉइंट आपको हर एक इंस्ट्रूमेंट या हर एक टेक्निक या हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक या एनालिटिकल टेक्निक के बारे में पता है आपको, तो यू आर थ्रू टू दैट पार्ट, आपका इजी हो जाता है वो पार्ट कवर करना, और आप अच्छे से उसको डिफाइन कर सकते हो। और जो रीडर होता है, जो इन्विजिलेटर होता है, जो एग्जामिनर होता है, ही फाइंड्स इट वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने सारे पार्ट्स कवर करके यू हैव अ थॉरो नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो हम लोग जर्नी जब भी कभी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो कोशिश करेंगे ये सारे पॉइंट्स हम लोग कवर अप ज़रूर करेंगे। तो थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस शुरू करने से पहले उसके कुछ बेसिक समझ लेते हैं कि एक्चुअली में थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होता क्या है। सबसे पहले लेट्स डिकोड दी, जो वर्ड्स होते हैं उनको डिकोड करने की कोशिश करते हैं और उसी में जो उसका मीनिंग होता है वही निकालते हैं।
यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक वर्ड है थर्मो और एक है ग्रेविमेट्रिक, ठीक है। और एनालिसिस मतलब वी आर एनालाइजिंग समथिंग, कोई सैंपल होगा, किसी को रेफरेंस स्टैंडर्ड होगा या किसी दो पैरामीटर्स को लेकर किसी सैंपल को एनालाइज करना, किसी चीज़ को भी एनालाइज करना, उसकी क्वांटिटी वाइज, उसकी क्वालिटी वाइज, उसको एनालिसिस बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग थर्मो ग्रेविमेट्रिक, थर्मो का मतलब हीट, टेम्परेचर, ग्रेविमेट्रिक विच इज़ रिलेटेड टू मास या ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब मास होता है, वेट को मतलब ग्रेविटी बोलते हैं, मास इनटू ग्रेविटी इज़ वेट। तो अगर मास का और टेम्परेचर का कोई रिलेशन सेटअप किया जा रहा है और उसको स्टडी किया जा रहा है, उसको एनालाइज किया जा रहा है, देन दैट इज़ नोन एज थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ मैं कि किसी सैंपल है उसको हम लोग को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और हीट प्रोवाइड करने के बाद उसके वेट में जो रिडक्शन हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है, वॉट जो भी वेट रिड्यूस हो रहा है उसको एनालाइज कर रहे हैं कि हर 10 डिग्री या 1 डिग्री के राइज पे कितना टेम्परेचर या वेट हमारा कम होता जा रहा है, वो हम लोग थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में करते हैं। सो इट इज़ अ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड मास। आप हाई टेम्परेचर देकर आप किसी के सैंपल के मास को रिड्यूस कर रहे हैं। जनरली उसमें से क्या होता है, मास रिड्यूस कैसे हो रहा है, बिकॉज ऑफ सम ऑफ दी वोलेटाइल सब्सटेंसेज हो सकते हो। अगर कम टेम्परेचर पे वेट कम होना शुरू हो जाए तो मतलब उसके अंदर कुछ वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ हैं, वो रिड्यूस हो रही हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं हम लोग। या फिर हाई टेम्परेचर में वाटर निकाल सकते हैं, कभी कभी मॉइस्चर आ जाता है हमारे सैंपल के अंदर, तो उसको डिहाइड्रेट करना होता है, तो डिहाइड्रेशन करके हम लोग एनालिसिस करते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो टेक्निक्स होती हैं वो सारी हम लोग कहाँ पे करते हैं, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में। दैट इज़ कम्प्लीटली टेम्परेचर एंड मास एनालिसिस। मास को रिड्यूस कर रहे हैं टेम्परेचर को बढ़ाकर, ठीक है। लीनियर मास, लीनियर टेम्परेचर का राइज हो रहा है और राइज होने पर हम लोग उसको वो करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो मॉनिटरिंग ऑफ मास वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, मास में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और टेम्परेचर जो बढ़ाया जाता है वो एक लीनियर फॉर्म में बढ़ाया जाता है कि हर मिनट में 10 डिग्रीज बढ़ाया जाएगा या हर मिनट में 20 डिग्रीज। ऐसा नहीं, रैंडम टेम्परेचर नहीं वेरी करते हैं, तो उस टाइम पे हमारी कैलकुलेशन विल बिकम डिफिकल्ट। हम लोग का मास कैसे एनालाइज कर पाएंगे, वो मुश्किल हो जाएगा। सो व्हाट वी डू, एक पर्टिकुलर राइज में हम लोग ग्रेडियंट राइज करते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग एनालाइज करते हैं मास के वेरिएशन को। सेकंड पॉइंट जो हमें ध्यान रखना होता है, जो ये सेटअप होता है, जो इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है। बाहर से कोई भी एटमॉस्फेरिकल कोई भी इंटरप्शन या इंटरफेरेंस नहीं रखते हैं ताकि हमारे सैंपल में वो हो जाए, कोई चेंज आए। तो जितने भी ये एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स हैं वो सारी की सारी बहुत सेंसिटिव होती हैं। सो वी नीड टू बी कंट्रोल, बाहर के एटमॉस्फेयर से, बाहर के टेम्परेचर प्रेशर से उनको हम लोग कंट्रोल करके चलते हैं ताकि उनका इफेक्ट हमारे सैंपल एनालिसिस में ना पड़ सके, ठीक है। नेक्स्ट होता है सैंपल साइज। सैंपल साइज आपको अलग अलग बुक में डिफरेंट मिल सकता है, बट आई वुड गो फॉर कि इतना सैंपल साइज अगर होगा, कहीं कहीं पे आपको 1 मिलीग्राम से लेके भी दिया होगा। सो एक सैंपल साइज होना चाहिए कि इतने सैंपल को हम लोग ईजिली एनालाइज कर सकते हैं इन थर्मोग्रेविमेट्रिक इंस्ट्रूमेंटेशन में, ठीक है। अब फिर टेम्परेचर रेंज भी आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल जाएगा, बट आई वुड गो फॉर कि आजकल जो एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं तो 25 दैट इज़ एम्बिएंट टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर होता है। रूम टेम्परेचर से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग जो है इस टेम्परेचर को एनालाइज कर सकते हैं। इस टेम्परेचर की रेंज में किसी भी सैंपल का जो मास में रिडक्शन हो रहा है वो हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जनरली हीटिंग रेट 10 डिग्रीज 20 डिग्रीज पर मिनट, बट एक फिक्स हीटिंग रेट थ्रू आउट दी सैम्पलिंग रखते हैं। जब तक हमारी सैम्पलिंग चलेगी उस टेम्परेचर इंक्रीज़ में हम लोग हर 10 डिग्री को हर मिनट पर मिनट हम लोग इंक्रीज जो होगा वो लीनियर रखेंगे, कोई मिक्सअप वाला नहीं रखेंगे ताकि हमारा एनालिसिस ख़राब ना हो। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इस टेक्निक के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फूड साइंस हो, कोई फूड प्रोडक्ट हो, उसके अंदर कोई ऐसी इम्प्योरिटीज़ हो उनके चेक करना हो, फार्मास्यूटिकल्स हों, जैसे वाटर फॉर ये तुम्हारे पेरेंट्रल्स होते हैं, वी डोंट वांट वहाँ पे कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा में जाए, कोई भी वो रहे, तो इस वजह से वहाँ पर चेक करना हो, या किसी भी सैंपल को करना हो। डीएनएज होते हैं, आरएनएज होते हैं, सॉल्वेंट्स होते हैं, पेट्रोकेमिकल्स होते हैं। अब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में जितने भी होते हैं उसमें सॉल्वेंट्स में इम्प्योरिटी में वाटर आ जाता है, मॉइस्चर आ जाता है, उसको रिमूव करना, उसको चेक करना हो, तो उसके लिए इन सब टेक्निक्स में हम लोग जहाँ पर भी मॉइस्चर कंटेंट, पॉलीमर्स होते हैं, प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, अगर हम लोग कभी कभी एक्सीपिएंट्स में प्लास्टिसाइजर्स डालते हैं तो उनको रिमूव करना हो, उनको चेक करना हो, या पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर इंडस्ट्री में वहाँ पर कोई इम्प्योरिटी आ जाती है, उनका वेट को चेक करना हो, सो वहाँ पर हर जगह पे हम लोग क्या करते हैं, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं और वेट को चेक किया जाता है।
तो आइए अब इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं कि इसका इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, कौन कौन सी टेक्निक से हम लोग कर सकते हैं और ब्रॉड में इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। सो लेट अस नाउ सी कि इंस्ट्रूमेंटेशन कैसा होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं एक थर्मोग्रेविटिक एनालाइज़र में, हाउ डज इट डू दी एनालिसिस। ठीक है, तो एक बहुत मैंने सिंपल सा एक ईजी टू अंडरस्टैंड डायग्राम बनाया है, थोड़ा सा आपको ईजी हो समझने में। तो उसके कुछ मेन जो कंपोनेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एक बड़ा सा बॉक्स है, एक एनालाइज़र है विच इज़ इंसुलेटेड, इंसुलेशन करके रखा हुआ है। वी हैव मेड इट थर्मली इंसुलेटेड, ताकि बाहर का एनवायरनमेंट इफेक्ट या हीट टेम्परेचर जो भी है आपका वो आपका अफेक्ट ना करे, और साथ ही साथ जो अंदर हम लोग ने हीटिंग वाला जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, हीट कैन नॉट पास थ्रू। ठीक है, तो एक इम्बैलेंस बना रहे हमारा, एक इंसुलेशन बना रहे, जितना भी टेम्परेचर है वो सारा कंट्रोल रहे, अंदर का जितना भी टेम्परेचर है वो हमारा सारा कंट्रोल रहे। नेक्स्ट हमारा होता है, हमने अंदर के टेम्परेचर के साथ साथ अंदर की जो एटमॉस्फेयर है उसको इनर्ट करके रखा है, सो दैट एटमॉस्फेरिकली जो भी आपका कंट्रीब्यूशन होने वाला है, जो इफेक्ट होने वाला है वो आपका नलीफाई हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए, बाहर का कोई भी एनवायरनमेंट आपको इफेक्ट ना कर सके, अंदर का सब कुछ हमने बैलेंस बना के रखा हुआ है। इनर्ट टेम्परेचर में एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए जनरली हम लोग फ्लश करते हैं नाइट्रोजन गैस से, नाइट्रोजन गैस हमेशा फ्लश होती रहती है। इनर्ट करने से आपके सैंपल के साथ कोई भी इफेक्ट ना हो आपके बाहर का एनवायरनमेंट का, या फिर जैसे कि जनरली वी सी की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाता है, देयर इज डिटोरेशन ऑफ द सैंपल आपका ऑक्सीडाइज होने के चांसेस रहते हैं, वो आपके फिर फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आपको दे सकते हैं। सो इन दैट केस वी नीड टू मेंटेन द इनर्ट टेम्परेचर एंड इनर्ट एनवायरनमेंट एज वेल। तो इसके लिए हमने इंसुलेशन किया है और एक इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया है। अब ये तो हो गया अंदर का सेटअप का, हमने सेटअप कैसे किया। अब अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले एक फर्नेस डालते हैं। फर्नेस ऑब्वियस सी बात है, फर्नेस का काम क्या होगा, टेम्परेचर प्रोवाइड करना, हीटिंग प्रोवाइड करना। तो हमारी हाई ब्लास्ट फर्नेस होती है जिसका क्या होता है, हीटिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, हीटिंग टेम्परेचर रेंज बहुत बड़ी होती है, फ्रॉम एम्बिएंट टेम्परेचर टू 1000 डिग्री या 1200 डिग्री सेल्सियस तक ये हीटअप कर सकता है। फिर एक हमारे पास एक जैकेट होती है, वेयर वी स्टोर अवर सैंपल, हमारा सैंपल यहाँ पे मौजूद है, इसको सैम्पलर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा सैंपल रखा हुआ है और ब्लास्ट फर्नेस इसको डायरेक्टली हीट प्रोवाइड कर रहा है, और जितना भी हीट है वो सारा कंट्रोल्ड है बिकॉज वी हैव मेड अ इंसुलेशन। जब ये हीट करता है, हीट करने के बाद हमने यहाँ पर क्या करा हुआ है, थर्मो बैलेंस लगा के रखा हुआ है। थर्मो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो डिटेक्ट कर पाएगा कि जैसे ही ये हीट अपने एनवायरनमेंट सैंपल को पहुँच रही है, उसके अंदर जो वेट होगा वो रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो होता है वो हमारा वेट रिडक्शन को चेक करना शुरू कर देता है। ये बहुत ही ज़्यादा हाईली सेंसिटिव होता है, 10 माइक्रोग्राम से लेकर के वेट को भी डिटेक्ट कर सकता है ईजिली। ऐसा हम लोग बैलेंस बनाते हैं दैट इट कैन डिटेक्ट ए स्मॉल चेंज ऑफ 10 माइक्रोग्राम्स। तो वो डिटेक्शन को चेंज करने लगता है, और इस स्पीड प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए वी पुट सम एम्पलीफायर्स, और लास्ट में ये सारी जो रीडिंग्स होती है वो हमारे कंप्यूटर के पास रिकॉर्ड होती रहती है, जो पर 10 डिग्री के राइज में, पर मिनट के राइज में वेट को एनालाइज करते रहता है, और वेट में कितना कितना कम होता है, और एट दैट एक पॉइंट ऐसा आता है जब सारा वेट कम होना बंद हो जाता है, उस टाइम पे हम लोग एनालाइज करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। आई होप ये वाला पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि ये इंस्ट्रूमेंटेशन कैसा होता है और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। मैंने बहुत ही ईजी सा डायग्राम बनाया है ताकि आपको ईजिली समझ में आ सके, वरना तो इसको बहुत हाई फाई वे में बनाया जा सकता है, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर एंड ईजियर वे मैंने ऐसा बनाया। तो ये कुछ पार्ट्स हो गए, इंसुलेशन, आपका इनर्ट एटमॉस्फेयर, फर्नेस, सैम्पलर, एम्पलीफायर, थर्मो बैलेंस, और लास्ट में कंप्यूटर होता है जो डिटेक्ट करता है आपका। ठीक है, अब एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसे कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से आपके टेम्परेचर बढ़ाने से वेट में रिडक्शन हो रहा है। इससे पहले वाले सेक्शन में हमने डिस्कस किया था, जनरली अगर वाटर होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, हीट करने से वाटर इवेपोरेट हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है। तो डिहाइड्रेशन इज़ वन ऑफ द टेक्निक जहाँ पे वाटर को हम लोग इवेपोरेट करा दे रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से वेट में रिडक्शन हो जा रहा है। ऑब्वियस बात है, अगर कोई हमने हाइड्रेटेड सॉल्ट डाला हुआ है तो हाइड्रेटेड सॉल्ट को जैसे ही हम हीट करेंगे उसका सारा वाटर ऑफ हाइड्रेशन रिमूव हो जाएगा और वो एनहाइड्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके वेट में रिडक्शन आ जाएगा। तो डिहाइड्रेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, कभी कभी ब्रेक डाउन हो, जैसे सपोज करिए अगर मैंने कोई कैल्शियम कार्बोनेट डाला हुआ है तो वो क्या होगा, डिकम्पोज होकर क्या हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और
कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से रिमूव हो जाती है। तो दिस इज़ नोन एज डिकम्पोजिशन। अभी एक पार्ट को आप 2 पार्ट्स में डिकम्पोज कर रहे हो किसी एक एलिमेंट या सॉल्ट को, दैट इज़ नोन एज डिकम्पोजिशन। सब्लिमेशन हो रहा है, सब्लिमेशन में डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। हमारे नैफ्थलीन्स होते हैं, आपकी कैम्फर की बॉल्स होती हैं, दे ऑल गेट सब्लाइम, दे आर सब्लाइम एलिमेंट्स। वो क्या होते हैं, सीधे सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में, तो सारा वेट उनका कम हो जाता है। इवेपोरेशन, तो ऐसे करके बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं दैट टेक प्लेस व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग ए हाई टेम्परेचर टू ए अवर सैंपल। तो इन सब मदद से हमारा क्या होता है, फाइनली हमारा वेट में कम होता है, जिसको हमारा कंप्यूटर रिकॉर्ड कर लेता है। अब हमारे कंप्यूटर ने हमारी रीडिंग्स को रिकॉर्ड कर लिया है, अब उसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है इन दी फॉर्म ऑफ कोई पिक्टोग्राफ हो या कोई ग्राफ हो। तो उस रिप्रेजेंटेशन में किस टेम्परेचर पे कितना वेट कम होता चला गया, तो उसके लिए हम लोग क्या डेवलप बनाते हैं, हम लोग एक थर्मोग्राम बनाते हैं। दिस इज़ नोन एज थर्मोग्राम, जिसमें एक ग्राफ है, एक्स एक्सिस यानी एब्सिस में हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर होता है, और ऑर्डिनेट साइड वाई एक्सिस में क्या होता है, मास होता है। वो हमारा मास टू टेम्परेचर को रिलेशनशिप को सेटअप करता है, इसको हम लोग थर्मोग्राम बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसको जनरली जब थर्मोग्राम को रीड किया जाता है उसमें 2 पार्ट्स आते हैं। 2 पार्ट्स में एक लीनियर वाला आता है, एक मतलब कि डायरेक्ट रिलेशनशिप वाला आता है, कि इन्वर्स वाला आने लगता है। इसमें क्या होता है, एक रिलेटिव टेम्परेचर होते हैं, हम लोग 2 टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं, T1 और T2। एक टाइम ऐसा आता है जैसे जैसे शुरू किया, सपोज करिए मैंने 25 डिग्री से शुरू किया, ऑब्वियस ही बात है उसमें ऐसी कोई भी एलिमेंट नहीं था जो 25 डिग्री में मेल्ट हो और रिमूव हो जाए, या फिर वो डिहाइड्रेट हो जाए, या फिर वो एवेपोरेट कर जाए। तो क्या होता है, कोई भी टेम्परेचर चेंज है, आपको मास में चेंज नहीं हो रहा है। जैसे T1 से हम T2 बढ़ रहे हैं, हमारे मास में कोई चेंज नहीं हो रहा है। दिस इज़ लीनियर रिलेशनशिप। यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से आपका कोई भी चेंज नहीं हो रहा है आपके मास के अंदर। फिर पॉइंट T2 के बाद ऐसा पॉइंट आता है, T2 इज़ दैट पॉइंट जहाँ पर ये वाला प्रोसेस शुरू हो जाते हैं, और हमारा जो कंपाउंड है, सैंपल है, वो क्या होता है, डिग्रेड होना शुरू होता है, डिकम्पोज हो जाएगा, डिहाइड्रेट होना, इवेपोरेट, वॉट एवर उसके अंदर जो भी बेस्ड ऑन इम्प्योरिटीज़ होंगी, बहुत जो भी कंपोनेंट्स होंगे उनके अंदर कोई प्रोसेस होंगे, और उसके मास में धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाएगी। इसको सेकेंड फेज़ बोलते हैं, ये फर्स्ट फेज़ होता है, और यहाँ पर यहीं पर हम लोग एनालाइज करते हैं। सो जो हमारा थर्मोग्राम होता है वो कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। तो वी डेवलप ए थर्मोग्राम बेस्ड ऑन हमारी जो भी रीडिंग्स आती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, उस फिर मास और टेम्परेचर का रेशियो निकाल के उसके ऊपर रिलेशनशिप सेटअप करते हैं, और वो थर्मोग्राम बनाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में कैसे उसका इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, कैसे उसका ग्राफ जनरेट करते हैं, और फिर उसको एनालाइज करते हैं। और सैंपल की यहाँ पर हम लोग क्वालिटी भी एनालाइज कर सकते हैं, क्वांटिटी भी। क्वालिटी ऐसे एनालाइज करते हैं, सपोज करिए इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के मिक्सचर है, तो हर एक सॉल्ट का अलग अलग टाइम होता है इवेपोरेशन का। तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि किस टाइम पे अगर कौन सा सॉल्ट इवेपोरेट हो रहा है या रिमूव हो रहा है, तो वो पे वहाँ पे हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। और क्वांटिटी वाइज तो सैंपल के अंदर कितना कोई इम्प्योरिटी है, अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए उसको हम लोग क्वांटिटी वाइज भी, क्योंकि वेट वेरिएशन होता जाएगा, वेट में चेंज होता जाएगा, कितनी क्वांटिटी में हमारा सैंपल वो इवेपोरेट हो गया या रिमूव हो गया, उसको हम लोग वेट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फाइनल वेट हमारा इनिशियल वेट में से माइनस कर लेंगे। तो वहाँ पर हम लोग क्वांटिटी को भी एनालाइज कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में हमारा सैंपल जो है हमारा डिग्रेड कर गया है, डिटोरेट कर गया है, या फिर रिमूव हो गया है, बेस्ड ऑन थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो इस तरीके से हम लोग क्वालिटी भी कर लेते हैं और क्वांटिटी भी। अगर मैं एप्लीकेशन वाइज देखा जाऊँ तो एप्लीकेशन वाइज इसको हम लोग कर चुके कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में सॉल्वेंट्स रिमूव करने हो, मॉइस्चर कंटेंट का पता लगाना हो, या फिर सॉल्वेंट्स में कोई वो मॉइस्चर आ गया, वाटर आ गया, उसकी पता लगाना हो, उसके लिए हम लोग थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, उनके अंदर मॉइस्चर रहता है, प्लास्टिसाइजर्स को रिमूव करने के लिए वो हम लोग एज एक्सिपिएंट जब यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिसाइजर्स को, उस टाइम पे भी हम लोग थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। पॉलीमर इंडस्ट्री में थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बहुत किया जाता है, बिकॉज जब मोनोमर्स कन्वर्ट होते हैं पॉलीमर में कंबाइन करके, सो दैट टाइम भी बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, दे गेट इनकॉर्पोरेटेड, तो उनको रिमूव करना हो, उसकी पता लगाना हो, तो उसके लिए हम लोग थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की विद रिस्पेक्ट टू केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। और अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक जो रह गया है कि ये कौन कौन से टाइप के होते हैं, किस किस तरीके से, मतलब कौन कौन सी कैटेगरी में डाल सकते हैं, किस किस तरीके से कर सकते हैं, उसके भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सो लेट्स सी दैट ऑल्सो। सो जो सैंपल का जो लोडिंग होता है, सैंपल को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इनकॉर्पोरेट करना है हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर, कैसे इंट्रोड्यूस करना है, उसके 2-3 तरीके होते हैं। अब 2-3 तरीके में कुछ
वर्टिकल मेथड्स होते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल मेथड्स होते हैं। इट्स जस्ट फॉर लाइक आपको अंडरस्टैंड टू मेक इन बेटर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे हम लोग सैंपल को लोड कर सकते हैं। वो एक तरीका है कि हमारा सैंपल का इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल वे में होना चाहिए या वर्टिकल वे में। तो एक छोटा सा पार्ट है जो आपके आंसर को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता है, आपकी नॉलेज को थोड़ा एनहांस करता है, बट नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इसको पता होना चाहिए। बट आई थॉट कि ये वाला टॉपिक भी इसको भी कवर कर लेते हैं कि किस किस तरीके से सैंपल को हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे 3 तरीके हैं। एक आपको दिख रहा होगा टॉप लोडिंग होती है। टॉप लोडिंग के हम ऊपर से टॉप से ही सैंपल को एनालाइजर में डालते हैं, टॉप से जो इंट्रोडक्शन होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल होता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल पाथवे होता है, हॉरिजॉन्टल बीम बना होता है सेक्शन, उसके थ्रू वी इंट्रोड्यूस दी अपना सैंपल को लोड करते हैं। एक होता है सस्पेंशन सिस्टम इन विच एनालाइजर में सस्पेंड किया जाता है, एक सस्पेंशन बना होता है, उस पर हम लोग सस्पेंड करते हैं। देयर इज़ नो मतलब कि जो सैंपल ऐसा होता है और फर्नेस हमारी ऐसे बनी होती है, मतलब कि फर्नेस के बीच में हम लोग सैंपल को सस्पेंड कर देते हैं। दिस इज नोन एज सैंपल सस्पेंशन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे सैंपल को हम लोग ने डाल दिया फर्नेस के बीच में, और यहाँ पे टॉप लोडिंग में फर्नेस नीचे होती है। ठीक है, वहाँ पर हम लोग सस्पेंशन को सैंपल को टॉप लोड कर देते हैं। इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में फर्नेस एंड सैंपल आर इन द हॉरिजॉन्टल टू ईच अदर, वो लोग ऐसे रहते हैं और वहाँ पे उसको एनालाइज किया जाता है। तो ये डिफरेंट तरीके होते हैं। नई नई मशीन्स, नई नई टेक्निक्स आती हैं, जब इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं दे ट्राई टू चेंज इट टू सी वेदर इट मेक्स एनी डिफरेंस और नॉट, और कभी कभी ये से डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं आपके एनालिसिस में, आपकी एनालिसिस जो होती है उसको ईजी कर देते हैं। अगर मैं बात करूँ सस्पेंशन सिस्टम को, बहुत ही ज़्यादा कन्वेंशनल है, मतलब ओल्डर टेक्निक्स में जब थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का इंट्रोडक्शन हुआ था तब वी स्टार्टेड विद सस्पेंशन टेक्निक्स। फिर हम लोग ने और नए नए एडवांस वर्जन जब बनते चले गए इंस्ट्रूमेंट के, देन वी वेंट फॉर डिफरेंट टेक्निक्स। अब इससे क्या होने लगा, हमारा टॉप लोडिंग और हॉरिजॉन्टल लोडिंग, इनकी वजह से हम लोग इनका एक हाइफिनेटेड टेक्निक्स में यूज़ करने लगे हैं। हाइफिनेटेड टेक्निक्स आपको पता होगा कि जब हम लोग एक से ज़्यादा 2 टेक्निक्स या 2 से ज़्यादा टेक्निक्स को हम लोग एक साथ क्लब कर देते हैं फॉर बेटर एनालिसिस और फास्टर एनालिसिस। किसी भी सैंपल को अगर 2 पार्ट से 2 प्रोसेस से होकर गुजरना है तो उनको अलग अलग करने की जगह कि एक बार एक करो, उसको रिजल्ट को ऑब्टेन करो, फिर उसको दूसरे में इंट्रोड्यूस करो, इससे अच्छा है एक ही मशीन के अंदर 2 ऐसी टेक्निक्स लगा दो ताकि एक के बाद एक रैंडमली एक के बाद एक होता चला जाए, आपका जो भी होता है कॉन्जिक्यूटिवली आपका एक वो जो प्रोसेस है वो आपका तैयार हो जाए। तो उसमें क्या होता है, आपका टाइम बहुत बचता है, आपको 2 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने का पैसा बचता है, कॉस्ट इफेक्टिव बन जाता है, एक ही इंस्ट्रूमेंट के अंदर दोनों प्रोसेस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यूवी विजिबल फोटो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो वो यूवी और विजिबल दोनों को कर रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आजकल बहुत सारे हाइफिनेटेड टेक्निक्स होती हैं, LCMS लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के साथ मास भी, जैसे जैसे उसकी क्रोमेटोग्राफी में आपका सैंपल सेपरेट हो रहा है, उसका हर एक सैंपल का मास का एनालिसिस करते जा रहे हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो डिज़ायर्ड कंपाउंड है वो कब रिलीज़ हो रहा है, कब बाहर निकल के आ रहा है, और इस तरीके से आपका दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। इनिशियल पॉइंट में हम लोग पहले लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में हर एक पार्ट को, कंपोनेंट को अलग अलग सब आइसोलेट करते थे और फिर उसको बाद में जाकर एनालाइज करते थे मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जाकर या NMR करके। तो आजकल ऐसी टेक्निक्स को हमने हाइफिनेट कर दिया है, हाइब्रिड बना दिया है, सो दैट वी कैन गो अबाउट इन अ वन गो। एक ही बार में सैंपल इंट्रोड्यूस करो, उससे आपका सब कुछ हो जाए। इससे क्या होता है, सैंपल की वेस्टेज बहुत ज़्यादा बचती है, क्योंकि मास एनालिसिस ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आपका सैंपल डिस्कार्ड करना पड़ता है, डिटोरेट हो जाता है, डिकम्पोज, बिकॉज वी आयोनाइज दी सैंपल। तो इस तरीके से सैंपल का बहुत बच जाता है पैसा बनाने का, कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम इफेक्टिव। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं हाइफिनेटेड टेक्निक्स में। तो ये तो टॉप लोडिंग और हॉरिजॉन्टल लोडिंग टेक्निक्स हैं, इसकी मदद से आप 2 टेक्निक्स को एक साथ मर्ज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग थर्मोग्रेविमेट्रिक और डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस अगर करना हो, हर एक का डिफरेंशियल करना हो, पार्ट में जो कंपोनेंट का डिफरेंशियल मतलब कि करना हो हर पार्ट का एनालिसिस, तो वो हम लोग TGK और DTA एक साथ कर सकता है। या फिर हम लोग को डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री करनी हो, ये वाली जो टेक्निक्स है इनके बारे में आने वाली वीडियोज़ में आपको समझाऊँगा कि इन टेक्निक्स में क्या होता है और क्यों किया जाता है इनको, और क्या क्या इसका फ़ायदे हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं। तो यहाँ पर हमने एक हाइफिनेशन कर लिया, हाइफिनेटेड टेक्निक्स में यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं हाइफिनेटेड टेक्निक्स में। यहाँ पर जब सैंपल करेंगे तो सैम्पलिंग करने के बाद TG एनालिसिस के बाद ही नेक्स्ट टेक्निक अगर हमें कुछ करनी है तो करेंगे, इनके लिए हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो ये एडवांस वर्जन ऑफ दिस एडवांस टेक्निक। तो लाइकवाइज आजकल जो भी अपग्रेडेशन हो रहा है इंस्ट्रूमेंटेशन में, सो दैट हाउ वी कैन इनकॉर्पोरेट 2 और 3 कंपोनेंट, 2 और 3 एनालिसिस इन वन सिंगल मशीन, ताकि क्या हो, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बच सके और पैसे बच सकें। तो दिस 2 आर लीडिंग इन दैट वे ओनली, कि यहाँ पर 2 टेक्निक्स को हम लोग हाइफिनेट कर रहे हैं।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। आई थिंक आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक जिस्ट आपको समझ में आ गया, समराइज़ कर सकते हो आप इजीली, एक अंडरस्टैंड कर सकते हो कि थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होता क्यों है, करते क्यों है, किस तरीके से करते हैं। और ये आपके एग्ज़ाम के कंटेंट के हिसाब से आई थिंक द पार्ट व्हाट आई हैव मेंशनड हियर, द थिंग्स विच आई हैव इंट्रोड्यूस्ड, यू कैन राइट अबाउट देम, और इससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर मिल सकेगी। इसके बाद अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं या रीड आउट कर रहे हैं और या नहीं भी पढ़ रहे हैं, इन्हीं के बेसिस पे नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपका जो आंसर है ईजी कवर अप हो सकता है एटलीस्ट फॉर अ 10 to 15 मार्क्स क्वेश्चन। तो आई होप ये वाला एनालिसिस आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। आई विल मेक मोर वीडियोज़ ऑन मोर अपकमिंग वीडियोज़ ऑन, और जो है ऐसे एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन के एनालिसिस हैं, ताकि वो भी आपको उसका भी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। फिर मैं एक हाइफिनेटेड टेक्निक्स पे भी वीडियो बनाऊंगा। तो फॉर नाउ आई विल स्टॉप एट दिस पॉइंट। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और टिल देन टेक केयर, थैंक यू।